नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल जल्दी ही होने वाली है और फाइनल होने की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है क्योंकि 2026 के एंड तक हो सकती है, फाइनल हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए पेंशनर्स इंतजार नहीं कर सकते, भले कर्मचारी इंतजार करेंगे लेकिन पेंशनर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आती है, जैसे कि आपको पता होगा 2016 में 7 सीपीसी आया था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब वहीं पे 2016 में ही केंद्रीय पेंशनर्स जो है उनका पेंशन रिवीजन हो गया था 7 सीपीसी यानी कि सातवें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ। अभी यहाँ पर बीएसएनएल के जो पेंशनर्स है, जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनका जो पेंशन है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट से आती है, भारत सरकार से आती है। देखिए दोस्तों, सवाल ये आता है कि सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ जब केंद्रीय पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन उसी टाइम पे हो गया था 2016 के टाइम पे, तो भाई साहब उन्हीं के साथ बीएसएनएल के जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है जिनको भारत सरकार से पेंशन आती है, उनका पेंशन रिवीजन क्यों नहीं हुआ। अगर चाहते, भारत सरकार चाहती तो उन्हीं के साथ कर देती। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, उन्हीं के साथ क्यों नहीं किया गया उनका पेंशन रिवीजन। अगर कर देते तो क्या हो जाता, अगर नहीं किया है तो अब क्या होने वाला है आगे। फिलहाल 30 मार्च की जो अपडेट आने वाली है, 30 मार्च को जो लास्ट सुनवाई, लास्ट हियरिंग है कोर्ट केस की, पेंशन रिवीजन के कोर्ट केस की, उसमें क्या होने वाला है आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सवाल बहुत ही जरूरी सवाल है। देखा जाए तो ये जो बीएसएनएल डोट ऑब्जर्व पेंशन है, भारत सरकार से अगर पेंशन मिलती है उनको, तो पेंशन रिवीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनका। 7 सीपीसी लागू होने की इफेक्टिव डेट क्या है, 2017 है। भले 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ ही उनका पेंशन रिवीजन केंद्रीय पेंशनर्स के बाद में भी कर देते तो भी चलता। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, उसका देखते हैं क्या तर्क रहा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 साल का लंबा इंतजार किसी भी सम्मानजनक सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए मानसिक और आर्थिक तनाव का कारण हो सकता है। बीएसएनएल पेंशनर्स जो कि ऑब्जर्व एम्प्लॉइज थे, उनकी स्थिति थोड़ी सी पेचीदा है क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी और पीएसयू के बीच में नियमों में फंसे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, केंद्रीय पेंशनर्स के साथ आपकी पेंशन रिवाइज क्यों नहीं हुई। देखिए, इसका सबसे बड़ा तकनीकी कारण कौन सा है, पे स्केल, आईडीए और सीडीए, ठीक है। सीडीए बनाम आईडीए, मतलब सीडीए बीएस अगर आईडीए करते हैं, सीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पे स्केल है, उसके बाद आईडीए बीएसएनएल के कर्मचारी पर लागू होता है, ठीक है, जो कि एक कंपनी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, अगर सीडीए दोनों की बात करें तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस पे स्केल पर होते हैं, जबकि बीएसएनएल कर्मचारी आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएलएस अलाउंस पर इस पे स्केल पर होते हैं, ठीक है। दोनों का पे स्केल अलग अलग है। अब नियम 37A का पेच कहां फंसता है वो देखिए। आप रूल 37A के तहत भारत सरकार से पेंशन पाने के हकदार तो है, लेकिन सरकार का तर्क यह है कि आपकी पेंशन बीएसएनएल के आखिरी वेतन यानी कि लास्ट राउंड पर आधारित है। जो आपको लास्ट सैलरी मिली थी उसी पर आपकी पेंशन मिलती है, और वो सैलरी किसकी, कौन से पे स्केल पर थी, आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि बीएसएनएल का है, उस पर आधारित थी, ठीक है। क्योंकि बीएसएनएल में थर्ड पे रिवीजन लागू नहीं हुआ है अब तक, इसलिए सरकार ने पेंशन रिवीजन को भी उसी के साथ जोड़ दिया यानी कि लिंक कर दिया। अब सरकार ने जोड़ तो दिया है, लेकिन यहाँ पर जो पेंशनर्स यूनियन है उनका तर्क है कि भाई साहब, अगर हमें पेंशन यानी कि पेंशनर्स को पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि डोट सरकार से आती है, तो उनका पेंशन रिवाइज भी 7 सीपीसी की तरह, जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी तरह होना चाहिए 7 सीपीसी के आधार पर। अब यहाँ पर एक पेज फंसता है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज। सरकार थर्ड पीआरसी को बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति और मुनाफे की शर्त यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण रोक के रखी है। क्योंकि पे रिवीजन किसके कारण रुका है, 2017 से लेकर 2026 हो गई, अभी 9 साल से एक्स्ट्रा यानी कि 10वां साल चलने लग गया। अभी तक थर्ड पीआरसी पेंडिंग है, किसकी वजह से, अफोर्डेबिलिटी क्लोज की वजह से। यानी कि मुनाफे की शर्त, जब तक कोई कंपनी पिछले 3 साल से मुनाफा नहीं कमाएगी, कोई खर्चा नहीं कर सकती कंपनी। थर्ड पीआरसी की एक तरीके से खर्चा है तो वो भी लागू नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये पेंशनर्स पर भी लागू होता है क्योंकि सरकार ने दोनों को लिंक करके रखा है, ठीक है। अब उनका कहना है कि जब तक काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक पेंशन कैसे बढ़ेगी भाई साहब, क्योंकि पेंशनर्स कैसे बनते हैं, पहले कर्मचारी होते हैं,
फिर रिटायर होने के बाद पेंशनर्स होते हैं। तो भाई साहब पहले कर्मचारियों का पे रिवीजन होगा, उसके बाद पेंशनर्स का, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, अभी 30 मार्च की कोर्ट की सुनवाई का अपडेट और ताजा स्थिति अगर आपको बताऊं, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा ये मामला अब देखा जाए तो डिसीजन के मोड़ पर है। 30 मार्च 2026 की जो तारीख है पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, पीबी केट का ऐतिहासिक फैसला अगर उसके बारे में बात करते हैं, इससे पहले प्रिंसिपल बेंच केट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था कि बीएसएनएल पेंशनर्स को भी केंद्रीय पेंशनर्स की तरह ही 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर सरकार की अपील थी, किससे? कोर्ट से, कि भाई साहब भारत सरकार डोट ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क यह है कि भाई साहब 7 सीपीसी केवल सीडीए यानी कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, आईडीए के लिए नहीं, यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस बीएसएनएल के लिए नहीं है। ठीक है, 7 सीपीसी यानी कि ये जो केंद्रीय पेंशनर्स के लिए या फिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो हर 10 साल में वेतन आयोग होता है, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है, ना कि कोई पीएसयू के लिए, ना कि कोई बीएसएनएल के लिए। ठीक है, 30 मार्च के अपडेट की बात करें तो यहां पर देखिए हाई कोर्ट में केस WPC 16360 या फिर 2023 का और बहुत सारे ऐसे दूसरे भी केसेस है, अब फाइनल हियरिंग यानी कि अंतिम सुनवाई के लिए लगा हुआ है। पिछले जितनी भी सुनवाई हुई है उनमें जज ने सरकार से स्पष्ट पूछा है कि जब पेंशन का भुगतान सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है तो बीएसएनएल के घाटे या फिर मुनाफे से पेंशन को जोड़ना अनिवार्य नहीं है, यानी कि क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ताजा संकेत की बात करूं जो कि कोर्ट की तरफ से आए हैं, हाल ही में केरल हाईकोर्ट और अन्य अदालतों के कुछ फैसलों ने पेंशनर्स के पक्ष में मजबूत फैसला लिया है। यहां माना गया है कि पेंशन एक अधिकार है, इसे पे रिवीजन के अभाव में अनिश्चितकालीन नहीं रोका जा सकता, यानी कि अगर पे रिवीजन नहीं होता है, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज नहीं हटेगा क्योंकि कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही, मुनाफा कमाने में कंपनी को 2 से 3 साल लग जाएंगे, तब तक पे रिवीजन नहीं होगा। तो इसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब जो बूढ़े लोग हैं जो काफी टाइम से जैसे कि 60 साल 70 साल जिन्होंने कर्मचारी रहकर अब बीएसएनएल में काम किया है, ठीक है, अपनी सेवा दी है और उसका सिला उनको ये मिला कि उनका पेंशन रोका जा रहा है या फिर पेंशन रिवाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बीएसएनएल घाटे में हो और पे रिवीजन अटका है, इसलिए पेंशन रिवीजन भी अटका है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं चाहती, कोर्ट ने भी यही कहा गया है। अब देखिए आगे क्या किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है। पेंशन एसोसिएशन और संगठन अब दो तरफा लड़ाई लड़ेंगे। कैसे? पहले तो डीलिंकिंग की जो डिमांड है वो कोर्ट में मुख्य दलील यानी कि मुख्य डिमांड यही है कि भाई साहब पेंशन रिवीजन को पे रिवीजन से अलग कर दो, डीलिंक कर दो। ठीक है, यानी भले बीएसएनएल घाटे में है और कर्मचारी का वेतन ना बढ़े, भले पे रिवीजन ना हो, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन 7 सीपीसी के फॉर्मूले या फिर कम से कम 15% फिटमेंट के साथ होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर दूसरी लड़ाई ये है कि 8 सीपीसी में शामिल होना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन ये मांग कर रही है कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन जो कि 2026 से प्रभावी है, इफेक्टिव डेट कौन सी उसकी 1/1/2026 के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बीएसएनएल और एमटीएनएल के अब्जॉर्ब पेंशनर्स को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए, ताकि भविष्य में हर 10 साल में जो इंतजार करना पड़ रहा है पेंशन समझौते का, पेंशन रिवीजन का, ये ना करना पड़े। ठीक है, अगर आप केंद्रीय पेंशनर्स की तरह पेंशन लेते हो 7 सीपीसी के अनुसार तो आपको 8 पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा और वो भी बगैर इंतजार करे। यहाँ पर बीएसएनएल में क्या है, पे रिवीजन में आपको इंतजार करना पड़ रहा है कि कब जो बीएसएनएल कंपनी है वो मुनाफे में आएगी और तब जाके पे रिवीजन होगा और तब जाके लास्ट में जाके पेंशन रिवीजन होगा। तो ये एक इंतजार है, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर एक बात और आती है कि 8 पे कमीशन लागू हो रहा है, लेकिन अभी तक 8 पे कमीशन के जितने भी पेंशनर्स है, केंद्रीय पेंशनर्स, उनका भी जिक्र 8 पे कमीशन में कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो भाई साहब बीएसएनएल पेंशनर्स का कैसे दिखेगा? तो पहले स्पष्ट रूप से उनका दिखेगा, वो लिखित रूप में आएंगे कि भाई साहब पेंशनर्स शामिल है तो बीएसएनएल जो डॉट ऑब्जर्व पेंशन है उनका आएगा। ठीक है, और यहां पर तीसरी लड़ाई ये लड़ेंगे
राजनीतिक दबाव। देखिए पेंशनर्स संगठनों जो यूनियंस है उन्होंने हाल ही में संचार मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को जो भी मेमोरेंडम है अपने वो सौंपे हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि पेंशनर्स की औसत उम्र 70 प्लस हो चुकी है और न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। देखा जाए तो देखा जाए तो देरी, जैसे कि आज मिलना चाहिए और भाई साहब 9 साल हो चुके हैं। 2017 में मिलनी चाहिए थी थर्ड पीआरसी और 2017 में ही उनका पेंशन रिवीजन होना चाहिए था। 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, तो अभी एटलीस्ट इतने साल गए जो गए, लेकिन अभी तो कर दो। और मेरा तो कहना है कि कर्मचारी का भी कर दो। धीरे धीरे बीएसएनएल का 4G रोल आउट हो जाएगा पूरी तरीके से और 5G लॉन्च होगा तो प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और दिखेगा, देखा जाए तो सरकार भी कुछ ना कुछ तो रिवाइवल पैकेज एक्स्ट्रा देगी थर्ड पीआरसी के लिए, तो लागू होना चाहिए कर्मचारियों का भी और पेंशनर्स का भी होना चाहिए। तो चलिए 30 मार्च की जो भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा कि क्या आखिर फैसला करती है सरकार, सॉरी कोर्ट क्या फैसला करती है, पेंशनर्स के पक्ष में करेगी या फिर सरकार के पक्ष में। जो भी अपडेट रहेगी वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।